आज के सेशन में आप सभी का स्वागत स्वागत है। हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदया उपस्थित हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने साथियों को जोड़ें, उनको इन्फॉर्म करें। आज की जो प्राथमिकताएं हैं कि हम इस अकादमिक सत्र में हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, इस पर चर्चा होगी। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से हमें गाइड करने के लिए रेनू रोहिल जी जुड़ेंगे इस सेशन में। आईसीटी लैब के संबंध में हमें अभिमुखीकरण करेंगे हमारे तकनीकी सदस्य श्री अक्षय जी, और प्री प्राइमरी से संबंधित बिंदुओं पे श्री माधव जी हम सबको गाइड करेंगे, आप सबके साथ जुड़ेंगे। यू डायस पर हमारे सीनियर सिस्टम एनालिस्ट श्री अजीम जी अपने विचार रखेंगे। इस महत्वपूर्ण सेशन में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए, गाइड करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा महोदया को। मैम प्रणाम, मैम वेलकम। थैंक यू आनंद। आज के इस सेशन में सभी टीचर्स का, सभी हमारे एआरपीज, एसआरजीज, बीओज जो भी जुड़े हैं इस यूट्यूब सेशन पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस नए एकेडमिक सेशन में 25-26 का जो अब स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम लोग आप लोगों से जुड़ के इस साल की जो हम लोगों की प्राथमिकताएं हैं, गवर्नमेंट की जो प्राथमिकताएं हैं, भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा एनईपी का डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से हम लोग क्या विजन देखते हैं, आगे के सालों के लिए हम क्या सोचते हैं कि हमारे स्कूल कैसे होंगे, हमारे स्कूल में बच्चों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, हम उनका भविष्य कैसे बनाएंगे, इन सभी पे चर्चा करने के लिए और आगे का पाथवे डिसाइड करने के लिए ये सेशन किया गया है। और पहले मैं आप सभी टीचर्स को बहुत बधाई देना चाहूंगी। आप लोगों के एफर्ट से बहुत हम लोगों ने जो निपुण का असेसमेंट किया है या असर की आप लोग जो रिपोर्ट देखेंगे उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। आप लोगों ने ट्रेनिंग को पॉजिटिवली लिया है, जो यहाँ पे एफएलएन की ट्रेनिंग होती है, अदरवाइज जो मल्टीपल ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग्स पे आप लोगों ने पूरा मन से उस ट्रेनिंग को लिया, जिसके कारण ही आप लोग अपने स्कूलों में इसको आगे फॉरवर्ड कर पाए हैं। आपके स्टूडेंट्स का जो आउटकम रहा है, लर्निंग आउटकम रहा है, इस पिछले 1 साल के असेसमेंट में अगर हम देखें तो डेफिनेटली उसमें बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, पर फिर भी बहुत कुछ हुआ है ना। और इसी को हमको आगे और बढ़ाना है कि हम लोग जब अब कई चीज़ों में नेशनल एवरेज पे आने लगे हैं, हालाँकि नेशनल एवरेज भी बहुत नहीं है, अगर आप देखेंगे कि कई चीज़ों में 23%, 25% है, तो हाँ, पहले जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ से हम हमारे अब 25-30% बच्चे पढ़ने लगे हैं, है ना? कक्षा 5 में बेटर हो गया, 50% बच्चे पढ़ने लगे हैं, पर अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमें करना है ना? कक्षा 3 में अभी भी 75% बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कक्षा 5 में अभी भी 50% बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये चीज़ हमें फिर अभी बहुत करना है ना? तो करा अच्छा है हमने, सब लोगों ने, आप लोगों ने बहुत एफर्ट लगाई, पिछले 4-5 साल की मेहनत आप सभी लोगों की अब रिजल्ट्स में दिख रही है। तो इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, आगे इसी को फॉरवर्ड ले जाना है और प्रयास करना है कि 100% हमारे बच्चे, क्योंकि हर बच्चा जो स्कूल आता है, स्पेशली रेगुलरली जो आ रहा है, कोई रीज़न नहीं है कि उसका लर्निंग आउटकम डिफरेंट होना चाहिए। तो एक ये प्राथमिकता तो डेफिनिटली आप लोगों को इस नए सेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो आप लोगों का एकेडमिक आउटकम, मतलब फाइनली स्कूल इसीलिए है कि बच्चे वहाँ पे आएँ, बच्चे पढ़ें, समझें और उनका भविष्य अच्छा हो। इस पढ़ाई की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो, उनके पेरेंट्स जो स्कूल भेजते हैं, अभिभावक जो स्कूल भेजते हैं, ये सोच के कि स्कूल जा रहा है बच्चा, कुछ करेगा आगे, कुछ अपना ही काम करेगा, तब भी अच्छे से करेगा, समझ से करेगा। उसमें जो नौकरी एक अलग पार्ट है, पर जो लाइफ में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, अपना बिज़नेस रन करने के लिए जो चीज़ें पता होनी चाहिए, मैथ्स, साइंस जिस लेवल की चाहिए, जो आप अदरवाइज़ वर्ल्डली चीज़ें जो आप सीख सकते हो, कंप्यूटर आना, बेसिक चीज़ें, है ना? अच्छे से बातचीत कर पाना किसी से, ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, कम से कम वो सीख के वो स्कूल से जा ही रहा है, पढ़ तो रहा ही है, लिटरेट हो रहा है, साक्षर हो रहा है, पर साक्षर से ज़्यादा उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है ना? एक वो कंप्लीट सिटिज़न बन के हमारे स्कूलों से जब निकल के जा रहा है, तो एक पूरा अच्छा नागरिक होके निकल रहा है देश का। तो इस पे हम लोगों को आप लोगों की ट्रेनिंग्स होंगी अभी फिर से, जैसे पिछले 3-4 साल से हो रही हैं। उसको हम लोगों ने आप लोगों के फीडबैक के क्रम में और हम लोगों ने अपनी खुद की सीख से उसको और फाइन ट्यून किया है, और ट्रेनिंग उसको अब आप लोगों को भी बेटर लगेगा, रूटीन का नहीं लगेगा, कई चीज़ें चेंज की गई हैं। आप लोग ये ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी और अभी इसीलिए पहले से की जा रही है, ताकि आप लोगों को डिलेड ट्रेनिंग ना हो कि आप लोग साल के एंड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रयास किया जाएगा कि अगस्त तक सारी ट्रेनिंगें हम लोग आपकी कंक्लूड कर लें। तो ट्रेनिंग से अच्छा सीखे और फिर हमें लर्निंग आउटकम्स बच्चों का इम्प्रूव करना, क्वालिटी बढ़ानी है ना? बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका आप देखेंगे कि स्पेशली सदर्न के स्टेट्स हैं या फिर इधर भी, है ना? तो वहाँ पे आप लोगों का लर्निंग आउटकम बहुत ही अच्छा है ना? मतलब हम लोगों से भी अभी 25, 30, 40% ज़्यादा है। तो एक हम लोग का एक वो गोल रहना चाहिए कि हाँ, हम भी जो है नेशनल एवरेज तक पहुँच गए, अब हमें नेशनल से कहीं बेटर और फर्स्ट 10 में
फर्स्ट 5 में फिर ये एम रख के हमें अपने-अपने स्कूल का रख चलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप लोगों के इसके सेशंस या बीएसएस के सेशंस हुए हैं, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, है ना? इसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया गया था कि क्या करना है। जैसे आपको याद होगा पिछले बार भी एक छोटा-सा 6-7 दिन का एक कैंप चला था, जिसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण किया था, है ना? बच्चों को वृक्षों के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में बताया था। उसी के क्रम में जो हम लोगों ने स्कूलों में इको क्लब्स बनाए हैं और इको क्लब्स के तहत हम जो अपने सारे बच्चों को स्कूल के को जोड़ रहे हैं, अपने सारे हर एक बच्चे को, उसी के क्रम में ये है कि हम लोग अपने स्कूल के कैंपस में ही कितने तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे भिज्ञता हुए हम लोग बच्चों को बता पाएँ कि ये किस चीज़ का है, क्या है। उसका डिजिटाइज़ेशन एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ, हमारे स्कूल में ये है। इट इज़ नॉट रिकॉर्ड कीपिंग, इट इज़ बेसिकली बच्चे के संग बच्चे का इन्वॉल्वमेंट कि वो उस पौधे के लिए क्यूआर कोड जनरेट कर रहा है, एक टास्क जनरेट कर रहा है, ये टीचर के एंड पे जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। बट बच्चे के एंड पे उसको भी एक एंथुसियाज़्म रहता है कि हाँ, हम पौधे लगा रहे हैं, हम क्यूआर कोड जनरेट कर रहे हैं, हम एक डेटाबेस में ले जा रहे हैं, है ना? सो आप लोग इस एक्टिविटी को कराएँगे तो अभी एनवायरनमेंट का सबसे अच्छा जो टाइम होता है जब हम एनवायरनमेंट के बारे में और उसके बा उसकी उसका उसको क्यों हमें संरक्षित करना है और उसको कैसे इम्प्रूव करना है, समर से अच्छा कोई टाइम नहीं होता है जब आपको एक्चुअली मौसम बदलाव का असर आपको पता लगता है। जब बहुत गर्मी होती है तब आपको एहसास होता है कि हाँ, और पौधे होते और पेड़ होते और कैंपस थोड़ा हरा होता, तो अच्छा लगता, है ना? या फिर हमारा इसी तरह हमारा कैंपस अच्छा होता, इसी तरह हमारा घर और हरा होता और पौधे होते, है ना? और एक ब्यूटी का सेंस आप अच्छे सुंदर फूल देखते हैं, अ, फलदार वृक्ष देखते हैं, वो जो अच्छी अच्छी क्यूरोसिटी की फीलिंग आती है, ब्यूटी की फीलिंग आती है नेचर के प्रति, वो सब उसको इनकलकेट करता है। तो इसी के क्रम में हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है, उसमें सभी चीज़ें हैं कि आप कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बचाने का कैसे काम करेंगे, जो हम लोग आराम से कर सकते हैं अपने घरों में, अपने स्कूलों में। पानी को बचाने का काम कैसे कर सकते हैं। ये लोग पिछले साल भी आप लोग जब इको क्लब चलाए थे, आप लोगों ने ये सब सिखाया था। पर इसको एक ये एज होती है बच्चों की जहाँ पे हमको इसको बार-बार रीइंफोर्स करना पड़ता है कि नहीं ये बार-बार आप सीखें ताकि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, है ना? वेस्ट को कैसे रिसाइकिल करना है ना? कैसे आपको वही चीज़ आप लगातार और करते भी हैं हम लोग एज़ इंडियंस हम लोग सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रिसाइक्लिंग करते हैं, है ना? एंड प्लास्टिक कम कैसे यूज़ करें अगर नहीं बिल्कुल रोक सकते हैं तो एक ही प्लास्टिक का मल्टीपल कैसे यूज़ करें, उसका डिस्पोज़ल रिसाइक्लिंग में चला जाए, इसको कैसे एन्श्योर करें। लाइफ़स्टाइल अच्छा कैसे हो, पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल हो, लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो कि वो एनवायरनमेंट से उसका तालमेल हो, है ना? हम लोग को एनवायरनमेंट से या धरती से अलग होके नहीं खड़ा होना, हम उसी का पार्ट हैं। ये चीज़ हम बच्चों को इनकलकेट कर पाएँ। तो ये एक पूरा सोच है, इट इज़ नॉट जस्ट कि हम पेड़ लगा रहे हैं या वो कर रहे हैं, बट एक पूरा एक्सरसाइज़ है जिससे हम अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करें, हम अपने को एनवायरनमेंट का हिस्सा मानें, इस अर्थ का हिस्सा मानते हुए और उसके लिए उसके प्रति ज़िम्मेदार होते हुए, है ना? हम हैं तो हिस्सा तो हैं ही, पर हम उसके प्रति ज़िम्मेदार कितने हैं, कितने हम उसको एप्रिशिएट कर पाते हैं। तो ये चीज़, ये पूरी एक्सरसाइज़ आप लोग पिछले साल भी अच्छा काम हुआ था, पर इस बार इसका थोड़ा-सा मेथोडोलॉजी और वो डिफरेंट है, तो वो आप लोगों को डिटेल में भी बताया जाएगा, तो वो भी आप सीख लें। थर्ड जो टीचर से मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोगों के स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब गए हैं, तो उनका आप लोग प्लीज़ उसको यूज़ करना शुरू करें, है ना? आप सारे प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि जहाँ-जहाँ स्मार्ट क्लास गए हैं, आईसीटी लैब गए हैं, उसको टाइम टेबल में आप उसको रिफ्लेक्ट कराएँ कि हाँ, हमारा आज ये क्लास स्मार्ट क्लास का होगा, ये क्लास जो है आपका आईसीटी लैब में बच्चे जाएँगे और सारी चीज़ें यूज़ के लिए गई हैं, आपको उसको बच्चों को यूज़ करने देना, उसको सँभाल के हमें नहीं रखना है ना? इन सब का वारंटी है, इन सब का आपकी एएमसी है ना? जो भी अगर कुछ वो होएगा तो यहाँ से ठीक कराया जाएगा, आप उसका वो ना करें पर बच्चों को यूज़ करने दें और बच्चों से ज़्यादा जैसे मोबाइल होता है 2 साल 3 साल के बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली उसको यूज़ करते हैं जबकि किसी ने नहीं सिखाया होता है ना? सेम विथ स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट बोर्ड्स और आईसीटी लैब आप बस बच्चों को उसपे करने देंगे, वो आपको सिखा देंगे कुछ ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन में कि इसमें मैम ऐसे जाया जाता है, इधर से ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे सर्च कर लेते हैं। आप उनको बस एक्सेस दें, उसको यूज़ करना शुरू करें। फिर नेक्स्ट है कि इस साल के बच्चों का नामांकन अभी भी बहुत पुअर चल रहा है, तो एक जब तक आपके स्कूल्स खत्म होते हैं 20 मई तक, आप लोग प्रयास करें कि आपका 100% सारे क्लासेस में एडमिशन हो जाए। क्लास 5th के जो बच्चे थे आपके कहीं न कहीं क्लास 6 में अगर आपका स्टैंड अलोन प्राथमिक विद्यालय है, तो नियरेस्ट जूनियर हाई स्कूल पे बच्चों का एडमिशन हो गया हो। वो भी हम लोगों की सबकी ज़िम्मेदारी, ऐसा नहीं कि क्लास 5 से निकल गया बच्चा तो कहाँ गया? कक्षा 6 में जूनियर हाई स्कूल में गया कि नहीं गया? इसी तरह कक्षा 8 से हमारा बच्चा गया, तो कहाँ गया? ये चीज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम देखें कि आगे की उसकी पढ़ाई कहीं बाधित तो नहीं हो रही है, कुछ और उसे हेल्प चाहिए, भले ही आप इन्फॉर्मेशन दे दो, डीआईओज़ को दे दो, अपने बीओज़ के थ्रू कि ये बच्चा जो है 8th से तो हमारे स्कूल में निकला, बच्ची निकली, पर अभी 9th में उसने एडमिशन नहीं लिया, तो आप लोग के एंड से या डीआईओज़ के एंड से ये एफर्ट लगाया जाएगा कि उसके पेरेंट्स को कन्विंस करें, उसको कन्विंस करें, पता लगाएँ क्या दिक्कत है कि वो क्लास 9th में नहीं एडमिशन ले रहे हैं।
इसी तरह क्लास 1 का अभी नामांकन बहुत पीछे है, तो उसको आप लोग एक्सपेडाइट करें। और जो टेक्स्ट बुक गई है क्लास 4th और 8th के लिए, और कई जगहों पे 1 to 3 की भी पहुँच ही गई हैं, ऑलमोस्ट 50% जगहों पे। तो आप लोग इमीडिएटली बच्चों को ज़रूर टेक्स्ट बुक आप लोग बाँट दें। भई हाथ में, बच्चे के हाथ में टेक्स्ट बुक आ जानी चाहिए, है ना? आज हम लोग 2 मई को बैठे हैं, जबकि 4th और 8th की किताबें आप लोगों की मार्च में पहुँच गई थी। तो 100% आप लोग इसको टाई अप करके बच्चों के पास किताबें होनी चाहिए। प्रिंसिपल का जो यहाँ पे है कि प्रिंसिपल, जो हम लोग देखते हैं, निपुण का असेसमेंट हो चाहे अदर एक अच्छे प्रिंसिपल से स्कूल का बिल्कुल लुक बदल जाता है, वहाँ का पढ़ाई का माहौल बदल जाता है। मतलब आप डेटा अगर देखेंगे तो हमारे ही प्रदेश में लगभग 30,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 150-200 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो वो इसी वजह से संभव है कि प्रिंसिपल ने लीडरशिप का रोल दिखाया है, टीचर्स ने रेगुलरली आके पढ़ाई का माहौल बनाया है ना? तो ये पूरा लीडरशिप पे डिपेंड करता है। और आप कई स्कूल्स खुद भी अपने जिले में जानते होंगे, जहाँ पे एक-एक स्कूल में 400-400, 500-500 बच्चे हैं। तो वो रीज़न यही है कि वहाँ पे समबडी हैज़ डिसाइडेड कि नहीं भई, जब सर्विस में आए हैं, नौकरी में आए हैं, तो मुझे कुछ एक्सेप्शनल करके जाना है ना? और वो रिफ्लेक्ट करता है। जब अच्छा स्कूल चलता है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे बैठने की जगह है, नहीं है, फर्नीचर पूरा है, नहीं है, बच्चे फिर आएँगे, है ना? बच्चे, पेरेंट्स आते हैं क्योंकि कहीं पे पढ़ाई हो रही होती है, इसलिए नहीं आते हैं कि वहाँ पे फर्नीचर लकड़ी का है या ज़मीन पे बैठते हैं। वो आते इसलिए हैं कि वहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रही है। आप कैसी भी पढ़ाई, अच्छी रेगुलरली डिसिप्लिन वाली पढ़ाई करके दिखाएँगे तो डेफिनिटली वहाँ पे बच्चे आएँगे। तो सारे प्रिंसिपल से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग एक लीडरशिप का हम लोग मॉड्यूल भी आप लोगों का कराएँगे, बट प्लीज़ आप लोग इसको पॉज़िटिवली लेके एक नए साल पे एक नए मिशन में चलें कि नहीं, हमें अपने क्लास में कम से कम जितने, अगर आपके पास कंप्लीट टीचर्स हैं तो डेफ़िनेटली आपके स्कूल में 30 बच्चे प्रति क्लास के हिसाब से पूरे बच्चे होने चाहिए। ये आपका एम होना चाहिए, है ना? ये आपका एम होना चाहिए कि अगर हमारे पास 5 टीचर हैं और सब कुछ है, तो हमारे स्कूल में 100% जो कैपेसिटी है, उतने बच्चे होने चाहिए, है ना? और इसको हम लोग रिव्यू भी करेंगे। इसके अलावा भी वंडर बॉक्स और आपके जो साइंस किट्स, मैथ किट्स जाते हैं, और आपकी एक्सरसाइज बुक्स जाती हैं, वर्क बुक्स जाती हैं, उसको भी आप लोग प्रयास करें, और प्रयास नहीं, उसको इनकॉर्पोरेट करें। प्रिंसिपल से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक मॉडल, अपना टाइम टेबल जो है, बीओस सभी कोई इसको अप्रूव करेंगे। हमें ये देखना है कि ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो रहा हो। अगर आप टाइम टेबल का हिस्सा नहीं बनाओगे ना, तो वो चीज़ नहीं यूज़ होएगी। आप अगर वर्कबुक को टाइम टेबल का हिस्सा नहीं बनाओगे कि आज हम लोग वर्कबुक करेंगे, तो वो वर्कबुक कभी नहीं यूज़ होएगी। आप जब तक एक क्लास नहीं डालोगे कि आज हम वंडर बॉक्स से खेलेंगे और उसकी एक्टिविटीज करेंगे, तो वो नहीं होएगा। इसी तरह साइंस किट, जब तक आप कहोगे नहीं कि 6th पीरियड वेडनेसडे को साइंस किट से एक्टिविटीज की जाएंगी, तो वो नहीं यूज होगा। इसी तरह जब तक आप पीरियड नहीं रखोगे कि आज आईसीटी लैब में क्लास होएगा, तो वो नहीं होगा, है ना? गेम्स का पीरियड, लाइब्रेरी का पीरियड, ये सारी जो चीजें जा रही हैं, जब तक वो टाइम टेबल में नहीं रिफ्लेक्ट होंगी, वो नहीं होंगी। तो बीओ से रिक्वेस्ट है कि 100% सबका टाइम टेबल आप लोग बनवा के, इसको कंक्लूड करके, आप इसको डिजिटल आपने टैबलेट पे डालेंगे, इसको बीओस अप्रूव करेंगे। हमें देखना है कि हर स्कूल का डेफिनिटली टाइम टेबल, सब चीजें जो फैसिलिटीज गई हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आपके जो क्लब्स बने हैं, वो क्लब्स की एक्टिविटीज कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सैटरडे को भले ही 2 पीरियड, जैसे लास्ट में कई केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय में होता है, लास्ट के 2 पीरियड में आप एक्टिविटी के लिए रखते हो किसी क्लब के लिए, तो उस तरह से कुछ करके, पर आपको रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। टाइम टेबल शुड रिफ्लेक्ट, जो नई चीजें हो रही हैं, वो टाइम टेबल के थ्रू भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, है ना? तो ये एक्सरसाइज टाइम टेबल बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाएँ, रूटीन का टाइम टेबल नहीं बनाएँ कि हाँ भाई, मैथ्स के बाद साइंस और फिजिक्स और ये और वो, है ना? आपको जितनी चीज़ें गई हैं, वो इनकॉर्पोरेट उसी सब्जेक्ट के संग होनी है। भई साइंस का क्लास है, तो साइंस की क्लास के संग साइंस किट का भी यूज़ का क्लास हो सकता है, दोनों साइंस ही है। ना? सो इसी तरह स्मार्ट क्लास का यूज़ साइंस के वीडियो देखने के लिए हो सकता है। तो आप लोग टाइम टेबल पे स्पेशली मेरा जोर रहेगा कि उसके थ्रू हमें 100% कोशिश करनी है कि एवरी एक्टिविटी, एवरी पैसा जो गया है, उसका यूटिलाइज़ेशन टाइम टेबल से ही दिख जाए। मुझे पूछना ना पड़े कि भई ये कैसे, आप आईसीटी लैब यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके टाइम टेबल से ही रिफ्लेक्ट हो जाए कि हफ्ते में 6 बार क्लास होती है आईसीटी की, या हफ्ते में 5 बार स्पोर्ट्स का वो होता है, क्लास होता है। दिन में हर क्लास का 1 क्लास स्पोर्ट्स का होता है, या हर क्लास का हफ्ते में 2 बार लाइब्रेरी क्लास लगती है, तो पता लग जाएगा कि हाँ, लाइब्रेरी यूज़ हो रही है। आपके टाइम टेबल से पता लगना चाहिए कि सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और एक लास्ट पॉइंट टीचर्स के लिए, कि सभी टीचर्स जुड़े हैं, यूडाइस की डेटा एंट्री आपके पिछले साल की, आप लोग प्लीज इसे कंक्लूड कर दें। अब इसमें और टाइम नहीं हम लोग बचा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे भी इसको क्लोज होना है, और अगले साल की हमें फीडिंग स्टार्ट करनी है। तो आप लोग 100% इसकी एंट्री कंक्लूड करें। बीएसए लेवल पे, बीओ लेवल्स पे हम लोग इसका रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, पर प्रिंसिपल्स
सभी आप लोग प्रेज़ेंट हैं, आप लोग 100% इसकी डेटा एंट्री मैं तो मान रही हूँ कि कल कंप्लीट हो गई थी, अब कुछ बचा नहीं है। पर आप लोग आज फ्राइडे इज़ द लास्ट डे, आप जो कंक्लूड करना है आज आप इसको हर हालत में कंक्लूड करके इसको क्लोज़ करेंगे क्योंकि हमें अगले सत्र की फीडिंग अब स्टार्ट करानी है। तो ये मेन पॉइंट्स है, इसका डिटेल्ड अभी सभी यूनिट्स आप लोगों को बताएँगे कि इसमें और क्या करना है, कैसे करना है, इसकी फाइन डिटेल्स बताएँगे। पर ये प्राथमिकताएँ हैं हम लोग की और गवर्नमेंट की स्पेशली कि ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च हो रहा है, जितना आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए खर्च हो रहा है, जितना पैसा खर्च हो रहा है आप लोगों के इस चीज़ के लिए कि बच्चों का लर्निंग आउटकम इम्प्रूव होए, जितना हम लोग गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है कि फाइनल एंड ऑफ द डे हम लोग जब कहें कि हमारे बच्चे जो स्कूलों से निकले हैं दे आर एज़ गुड एज़ एनी अदर स्टूडेंट किसी भी और स्कूल के, यही फाइनल एम है ना? तो इसके प्रति हम लोग को आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए एंड आई एम श्योर जैसा हम लोग पिछले 4-5 साल से जो आप लोगों ने पूरे विभाग ने एफर्ट लगाया है उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बेहतर करेंगे। बेस्ट विशेस आप सभी को। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रेरित करने वाला सेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब आपके साथ मैं निपुण भारत मिशन एवं गुणवत्ता शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो विभाग का प्रयास है और आगे क्या हमारी कार्य योजना है उन बिंदुओं पे आपसे साझा करूंगा। असर का परिणाम आपने देखा, डीजी मैम ने भी हमें हम सबको मार्गदर्शन किया कि हमें क्या करना बाकी है और क्या हमने निरंतर प्रयास से एफर्ट से क्या हासिल किया है। सत्र शुरुआत का जो समय होता है वो पूरे वर्ष के लिए स्वयं को नियोजित करने का सबसे बढ़िया समय होता है। हमने लास्ट ईयर्स क्या अचीव किया है, क्या कमियां रह गई, कहाँ थोड़ा सा एफर्ट और कर लेते तो हम और बेहतर कर सकते थे, ये पूरी कार्य योजना बनाने का समय है। अभी हमारा एक माह ही हुआ है और पूरे सत्र में हमें गत वर्ष की लर्निंग के हिसाब से क्या ऐड करना है, क्या हमें लग रहा था कि जो परिणाम नहीं दे पाए उन तत्वों को डिलीट करना है या किन बातों पे कम फोकस कर पाए तो उसको स्ट्रीमलाइनिंग की जरूरत है। हमारी स्ट्रेटजी इसी के इर्द गिर्द बनी हुई है। जो गत वर्ष का हमारा अनुभव है, हम लोग इसी स्ट्रेटजी पे कार्य कर रहे हैं और निरंतर सफलता से ये सिद्ध हो रहा है कि ये परिणाम देने वाली है। चाहे वो टाइम टेबल का प्रयोग हो, उसके हिसाब से कार्य करना हो, डीजे मैम ने बहुत ही डिटेल में गाइड किया। संदर्शिका के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारी पढ़ाई, हमारा जो उसका शिक्षण चक्र है, जो आकलन का तरीका है, जो टीएलएम्स को प्रयोग करने का डिटेल्स में दर्शाया गया है, हमारी पूरी ट्रेनिंग भी इसी से जुड़ी हुई है। उसके परिणाम अब दिख रहे हैं, जो असर की रिपोर्ट में हो या फिर हमारा डेढ़ प्रशिक्षुओं के माध्यम से इंडिपेंडेंट जो सर्वे होता है, जो असेसमेंट होता है, उसमें भी दिखता है। एवरेज अटेंडेंस जो हमारी स्टूडेंट्स की है वो एक बड़ा चैलेंज है और ये दोनों एक दूसरे को वाइस वर्सा रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारी अगर क्लासरूम्स पढ़ाई अच्छी रही, संदर्शिका फॉलो हुआ, तालिका में लर्निंग आउटकम्स की जो कॉम्पिटेंसीज है बच्चों की वो दर्ज होती रही, तो निश्चित रूप से बच्चों की अटेंडेंस बढ़ेगी और बच्चों की अटेंडेंस बढ़ना प्रमाण है कि हमारी कक्षाएं अच्छी ढंग से चल रही हैं। अगर 1% हम लोग अपनी कार्यप्रणाली में एक सिद्धांत ले लें कि हम 1% इंप्रूवमेंट करेंगे, सारे घटकों में 1% का इंप्रूवमेंट करेंगे, डे बाय डे 1% का इंप्रूवमेंट करेंगे। आप सोचिए कि हम लोग 6 लाख से अधिक शिक्षक, शिक्षा मित्र, निदेशक, इतने अधिकारी हैं। अगर हम ये ठान लें कि हम 1 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे सिर्फ निपुण के लिए या आईसीटीज के लिए, 1 घंटा कोई निर्धारित कर लें कि हम डेडिकेटेड अपने टाइम का 1 आवर मोर देंगे, वो आप देखेंगे कि एक दिन का हमारा 6 लाख से अधिक का घंटे का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वो इतना बड़ा एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, इतना आपके नॉलेज का इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप 1% ही निश्चित कर लें कि हम कंटिन्यूअस सुधार करेंगे तो एट द एंड ऑफ ईयर बहुत ही बड़ा चेंज दिखने वाला है। और इसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है वो संदर्शिका ही हमारा मुख्य टूल है। टीएलएम्स हैं, आपको ढेर सारे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यूअस होगी। इस बार की टीचर्स ट्रेनिंग इवॉल्व की गई है कि कैसे हम क्लासरूम रीइमेजिन करते हैं। एफएलएन का पूरा एक पैकेज आपके साथ शेयर किया गया है। टीचर्स गाइड है जो लेसन प्लान पे आधारित है, वीकली शिक्षण चक्र पे है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हुए बच्चों को कहाँ गैप है उनको रिमेडियल कराना है। शिक्षक डायरी इसलिए दी जा रही है कि हमें एक बना बनाया लेसन प्लान है, लेकिन हम उसको कुछ अनुकूलन करना चाहते हैं, अपने हिसाब से कुछ समायोजन करना चाहते हैं, तो वो शिक्षक डायरी में आप कर सकते हैं। और जो बेहतर लेसन प्लान हो हमें आप शेयर करिए, हम उसको फिर बाकी शिक्षकों को शेयर कर सकें। ऐसे ही वर्कबुक्स है, प्रिंटिंग मटेरियल्स आपको कंटिन्यूअस भेजे जा रहे हैं। लाइब्रेरी बुक्स 500 से अधिक पहले भी दी गई हैं और सपोर्ट, ऑन साइट सपोर्ट आपको शिक्षक संकुल का है और मेंटर्स का है। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डिजाइन कर लिया गया है। ये देखिए इस बार का पूरा हम लोग इतना न्यू मटेरियल्स आपको शेयर करना है। हमारा कक्ष क्लासरूम्स इतना ट्रांसफॉर्म्ड होना चाहिए, कंटिन्यूअस वो एनर्जी वाला होना चाहिए, जिसके लिए आपको इस बार पुनः निपुण लक्ष्य शेयर किया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिवाइज किए गए हैं, बाल वाटिका से लेके ग्रेड 2 तक। और हम लोग आपको सूची, निपुण सूची के रूप में ग्रेड 8 तक हर विषय के उपलब्ध कराने जा रहे हैं राज्य स्तर से ही। टीचर्स के लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण होगा उसका हैंडआउट दिया जाएगा और हमारे जो मेंटर्स हैं उनके लिए रिसोर्स हैंडबुक तैयार की गई है।
IIT गांधीनगर द्वारा FLN फोकस्ड भाषा और गणित के वीडियोस तैयार किए गए हैं, जो आपको इस सेशन में उपलब्ध होंगे। हम लोगों ने, हमारे जो एकेडमिक पार्टनर्स हैं, SCRT, अच्छे शिक्षक, LLF विक्रमशिला की टीम ने मिल के आपके लिए इस बार का जो धूम मचाने वाला है, आपको 5 मैथ स्टोरी बुक्स आने वाली हैं कि कैसे हम लिटरेसी के माध्यम से मैथ्स को समझेंगे। ये आपके साथ 5 ऐसी पुस्तकें आने वाली हैं, जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पे लेकर बनाई गई हैं, आप देखेंगे और इससे आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इवॉल्व कर सकते हैं। आपको भी 100 तरीके सूझेंगे जो शेयर करिएगा। हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट हमें इस तरह के इनपुट्स आए, फीडबैक आए, उन्हें हम स्टेट लेवल से इनकॉर्पोरेट कर सकें और जो प्रेरणा पोर्टल पे अतिशीघ्र TLM का बैंक बनने वाला है, वहां हम जारी करा सकें। बिग बुक्स आपके साथ शेयर की जा रही है, फिर से पिक्चर स्टोरी कार्ड शेयर किए जा रहे हैं और इन सब पे हम लोग आपको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। इसका स्टेट लेवल जो ट्रेनर्स हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग हम लोगों ने सबसे पहले ही शुरू कर दी है। पहला सेशन है जो हमने इसी अप्रैल में शुरुआत कर दी है और ये इंश्योर कर रहे हैं कि 1 जुलाई से हम BRC स्तर की ट्रेनिंग शुरू करा देंगे। ये 5 डेज की ट्रेनिंग होगी जो FLN फोकस्ड होगी। NCERT की नई बुक्स हैं और हम लोगों ने संदर्शिका को लिया है, लेकिन संदर्शिका कंटिन्यूअस आपसे हम लोग हैंड होल्ड कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपने उसको क्लासरूम्स में यूज अच्छी तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है। अभी क्या है कि हमारे जो गैप उभरे हैं कि किन कंपिटेंसीज पे ज्यादा वर्क करना है, जहां पे हमें चैलेंजेस आए हैं, उस पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उस पे सेशन रखे जा रहे हैं और री इमेजिन करिए कि हम कैसे क्लासरूम चाहते हैं, कैसे चाहते हैं कि बच्चा इन कॉम्पिटेंसीज से युक्त हो। वो सारी बातें आपको जो वेल डिजाइन सेशंस हैं इसमें जोड़ी गई हैं कि करिकुलम को हम कैसे TG से, जो हमारी संदर्शिका है, TLM से, सपोर्टिव सुपरविजन से, शिक्षक संकुल से कैसे एड्रेस कर सकें, कैसे लिटरेसी और न्यूमरेसी के जो हमारी पूरे साल की दक्षताएं हैं जो आपको तालिका में शेयर की जा रही हैं, वो कैसे हम अचीव करा सकें और साथ ही इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन क्लासरूम्स में कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें। ये पूरी ट्रेनिंग इन्हीं बिंदुओं पे डिजाइन की गई है। आपको काफी अच्छा लगेगा। हम लोगों ने पिछली लर्निंग से फीडबैक सिस्टम को अच्छा किया है, सेशंस को और इवॉल्व किया है, शिक्षकों के सहयोग से, हमारे मास्टर ट्रेनर से और एकेडमिक पार्टनर से। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हम लोगों का सबसे बड़ा हथियार है टीचर्स को सपोर्ट करने का। उन्हें कंटिन्यूअस कैसे जो रियल टाइम हमारे क्लासरूम में जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करते हुए कैसे बेहतर कर सकें, तो वो हम 10 क्लासरूम से सीखते हैं, 10 स्कूल से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके यहाँ कलेक्ट करके एक दूसरे से शेयरिंग करके आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम बनाया गया है वो इसी को बेहतर करने के लिए है कि हमारी क्लासरूम्स की पद्धतियां कैसे बेहतर हो सकती हैं, कैसे हम एक दूसरे से मिल के एक दूसरे की बेहतर प्रैक्टिसेस को ले करके हम क्लासरूम्स में बेहतर कर सकते हैं। आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि इस अपॉर्चुनिटी का अभी नया चयन हो रहा है, इसमें आप अप्लाई करिए और इस चैलेंज को स्वीकार करिए कि आप कैसे क्लासरूम्स को अपने हिसाब से बेहतर बना सकते हैं, अपनी टीचिंग जो आपकी अपनी तकनीकी दक्षताएं हैं उसको कैसे लागू कर सकते हैं पूरे एक विकास खंड में। हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी इस मिशन का हिस्सा बनिए और अपनी लीडरशिप को एक नया आयाम दीजिए और हमारे इस मेंटरिंग कैडर का हिस्सा बनने के लिए आप आगे आइए। आकलन का हमारा तरीका गत वर्षों जैसा ही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हमारा सबसे मुख्य टूल है, तालिका के माध्यम से, संदर्शिका में भी ट्रैकर दिए हैं। निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से मेंटर्स और टीचर्स कंटिन्यूअस बच्चों का लर्निंग लेवल जान सकते हैं। हम लोग इस साल इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ग्रेड 8 तक ले जा रहे हैं बेसिक शिक्षा के लिए कि आप स्पॉट असेसमेंट में। और इस बार ये भी किया गया है कि ये एंड ऑफ द ईयर की कंपिटेंसीज नहीं है, पिछली बार में उन्होंने अक्टूबर से शुरू कर दिया था, अभी आपको मंथली और क्वार्टरली कंपिटेंसीज मिलेंगी, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन डिजाइन रहेंगे, उसी के हिसाब से ही बच्चों का असेस करेंगे, जिससे कि आप रियल टाइम पे बच्चों को सपोर्ट कर सकें कि ये इतनी कंपिटेंसीज पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, तो हम वीकली एड्रेस कर लें, डिजाइन कर लें कि हमें यहाँ पे ज्यादा वर्क करना है, इन कंपिटेंसीज पे वर्क करना है। और आपको जहाँ पे गैप लगे तो शिक्षक संकुल बैठकें इसीलिए बनाई गई हैं कि हमारा पेडागोजी में क्या समस्या है जो संदर्शिका दी गई है लेकिन हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम कैसा चल रहा है, हमारा उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है और कितना आप इन सब के लिए प्रॉमिसिंग है। वो हमारा एक 5P मॉडल है जिसको शिक्षक संकुल बैठकों के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूअस एजेंडा आपको शेयर करते हैं कि आप वहां डिस्कस करिए, चैलेंजेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करिए और हम इन सब के माध्यम से अपने क्लासरूम्स को इवॉल्व कर सकें, पावरफुल क्लासरूम्स बना सकें। एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग एक बार निपुण असेसमेंट टेस्ट भी करते हैं और 1.5 बच्चों के माध्यम से स्वतंत्र असेसमेंट भी कराते हैं। इस बार आपको पूरे वर्ष का एक बेहतर डिजाइन मिलने वाला है असेसमेंट का। हम लोग स्टेट लेवल पे वर्कशॉप करके आपके साथ शेयर करेंगे कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है हमारी क्लासरूम्स को बेहतर बनाने का। आपके प्रयास से हम लोगों ने देखा कि हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतर हुआ है, प्रोग्रेशन दिख रहा है कंटिन्यूअस, कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारी संदर्शिका हो, हमारा शिक्षक संकुल बैठके हो, हमारा सपोर्टिव सुपरविजन हो, ये सब जो शिक्षकों ने परिवर्तन लाया है इन सबके माध्यम से जो क्लासरूम्स बदले हैं, वो दिख रहा है कि हम
आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपके एफर्ट से हुआ है। जब आपने ठाना कि हम इसके माध्यम से, संदर्शिका के माध्यम से, इसके शिक्षण चक्र के माध्यम से परिवर्तन आपने देखा और फिर आपने निर्णय किया, और ये परिणाम आपके सामने है कि चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन दिख रहा है। और जहां हम लोग फर्स्ट टाइम में 4000 निपुण स्कूल्स थे, सेकेंड ईयर में हमने 16,169 का टारगेट अचीव किया। अभी हम लोगों ने 48,000 स्कूल्स को निपुण का टारगेट अचीव किया। और वो भी कि हम उस समय तक सारे नामांकन हमारे पास ज्यादा था, लगभग हर स्कूल्स ने प्रयास किया कि हमें असेस हो, तो हम लोगों ने डेटा पे उन स्कूल्स को असेस किया और एक बेहतर परिणाम देने वाला रहा ये। इस बार 5 और 8 के बारे में आपको बेहतर डिजाइन मिलने वाला है कि हम कैसे इसको और बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। निपुण लक्ष्य ऐप को ग्रेड 8 तक हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब इस मिशन का हिस्सा बन के आप एक परिवर्तन का मॉडल बना रहे हैं, जहां पे हमें सफलता हजारों विद्यालयों में दिखने लगी है। अब हमें हर विद्यालय, हर बच्चे पे फोकस करना है। इसी दृष्टिकोण के साथ, इसी प्रयास के साथ निरंतर प्रयास करते रहना है। और हमने अगर ये प्रयास जारी रखा, हम निश्चय ही बच्चों के लिए जो आशा का पाठ्यक्रम है, उनके लिए अवसर के लिए हम जो अतिरिक्त निवेश कर रहे हैं, 1 घंटे का हम एक्स्ट्रा सपोर्ट करें, वीकली करें, मंथली करें, वो हमें परिणाम दे के रहेगा। और इसी परिणाम के साथ अगर हमने एफर्ट जारी रखा, और निश्चय ही जारी रखेंगे हम सब, हम कहानी बदल सकते हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं आईसीटी पे डिस्कशन के लिए अपने साथी श्री अक्षय जी को। अक्षय जी प्लीज। थैंक यू सर। सभी सम्मानित हमारे अधिकारीगण, एसआरजी, एआरपी और हमारे प्रिय शिक्षकों को मेरा नमस्कार। नए सत्र 25-26 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि डीजी मैम और सर ने अभी आपको बताया कि हमारा उद्देश्य एलिमेंट्री एजुकेशन में सारे अपने छात्रों का 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना होता है। ऐसे में हर डिग्री पर टैप करना बहुत आवश्यक है आप सब लोगों के लिए, और आप ही ग्राउंड लेवल जो हमारी टीम है, आप लोग यही इसके मेन कंपोनेंट है, आप इसी इसके अस्त्र और शस्त्र हैं हमारे। जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन में, और आप सब लोगों ने उसको जिस लेवल पे अडॉप्ट किया है, अपने आप को अपग्रेड किया है और चीज़ों को जिस रफ्तार से एक्सेप्ट किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। आप सब लोगों ने अपने आप को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन लेकर के आए हैं, और बहुत ही अच्छे परसेंटेज से हम सब लोग इस चीज़ को करने में सक्सेसफुल हुए हैं। और यूपी ऐसा राज्य, इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद हम ओवरऑल सारे पैरामीटर्स पे अन्य राज्यों से कहीं अच्छी जगह पर हैं, आप लोगों की मेहनत की वजह से। खैर, इस नए सत्र में आईसीटी के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 360 डिग्री अप्रोच में आज की डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी का, आईसीटी के उपकरणों का, ऑनलाइन शिक्षा का या ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है आपके बच्चों के लिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एंगल है, अगर आप 360 डिग्री अप्रोच में देखें, ये बहुत बड़ा एंगल है। ठीक है? तो आज का सत्र शुरू करते हैं। छोटा-सा आईसीटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके बारे में मैं बताऊँगा। हमारी आईसीटी और टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत जो परियोजनाएँ हैं, उसमें पहली परियोजना है स्मार्ट क्लास, जिसमें से 18,381 विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हम स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। 7,409 विद्यालयों में इस वर्तमान सत्र में स्थापना का कार्य गतिमान है। इसी के साथ 880 बीआरसीज़, लगभग सारे बीआरसीज़ में आपकी आईसीटी लैब स्थापित की जा चुकी है। इसी के क्रम में इस वित्तीय वर्ष में, इस शैक्षिक वर्ष में 4,888 विद्यालयों में भी हम आईसीटी लैब की स्थापना कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2,09,863 टैबलेट्स उपलब्ध कराए जा चुके हैं, और प्राइमरी स्कूल के सारे शिक्षकों में या तो 1 या तो 2 टैबलेटों से संतृप्त किया जा चुका है। 51,667 लैब टैबलेट्स आपको इस सत्र में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएम श्री योजना के अंतर्गत लगभग सारे स्कूलों, विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से संतृप्त किया जा चुका है या किया जा रहा है। 11,029 अपर प्राइमरी स्कूलों को आईसीटी लैब से संतृप्त किया जा रहा है, और पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की एक इनिशिएटिव भी वहाँ पे इंटीग्रेट किया जा रहा है। थोड़ा-सा इन परियोजनाओं के बारे में शॉर्ट ब्रीफ आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि ये सब परियोजनाएँ किस-किस चीज़ों पे हैं। तो स्मार्ट क्लास जो है, वो आपका एक आईएफपी पैनल या 2 आईएफपी पैनल के साथ एक स्मार्ट क्लासरूम का सेटअप है, जिसमें आपको एक आईएफपी पैनल मिलता है, जो कि एक एंड्रॉयड बेस्ड टच डिवाइस होता है। इसके साथ आपको इन्वर्टर मिलता है, कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। आप उसके थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और इसमें जो है ओपीएस भी लगा हुआ है। जो आपका आईएफपी पैनल है, उसके पीछे एक कंप्यूटर लगा होता है,
जो कि आपके पूरी स्क्रीन को एक कंप्यूटर में परिवर्तित कर देता है। उसमें आपके कंटेंट पड़े हुए हैं, लर्निंग सॉफ्टवेयर है, डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैम ने कहा, आप सब लोगों से यही निवेदन है कि ये स्मार्ट क्लास हो, चाहे आईसीटी लैब हो, जो भी आपको सुविधाएँ दी जा रही हैं, उसका उपयोग करें। इसके लिए हम लोगों ने 3 वर्ष के लिए ऑन साइट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वारंटी दे रखी है। कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सही होता है, कुछ गड़बड़ होता है, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, तो उसको जो सेवा प्रदाता है, आपको सही करके देंगे। इसके अलावा इन सारी परियोजनाओं में हम लोगों ने इंश्योरेंस भी इंक्लूड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीटी लैब में क्या है? आईसीटी लैब में आपको एक आईएफपी पैनल दिया जाता है, जिसके साथ-साथ आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी दिए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज की दुनिया में सारी सेवाओं को आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट या वेब पोर्टल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो जनहित से संबंधित हो, चाहे ना हो। ऐसे में कंप्यूटर साक्षरता एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल बन चुकी है। तो आईसीटी लैब्स में जो हमें आपको बीआरसी पे उपलब्ध है या फिर आपके स्कूलों में उपलब्ध कराई जा रही है, इन सब में आप कंप्यूटर साक्षरता को काफ़ी आगे बढ़ावा दे सकते हैं। अपने सारे छात्रों का बैच बनाते हुए, छोटे-छोटे बैचेज़ बनाते हुए सबसे आप यूज़ टू करा सकते हैं। उनको प्राइमरी एजुकेशन दे सकते हैं कि हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। इसी की तरह डिजिटल लाइब्रेरी जो पीएमश्री विद्यालयों में जा रहा है, वो एक पारंपरिक जो आपकी लाइब्रेरी होती है, उसका डिजिटलीकरण है। इसमें आपको 25,000 से अधिक विभिन्न शैलियों की पुस्तकें मिलेंगी और बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा। टैबलेट्स जो आपको उपलब्ध कराए गए हैं या इस सत्र में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो विभाग स्तर से होने वाली सारी पोर्टल की समीक्षाएँ, आपकी रिपोर्टिंग, डेटा एनालिटिक्स, इसके लिए आपको एक टूल प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे आप विभागीय पोर्टल और शैक्षिक सामग्रियों से सुचारू रूप से जुड़ सकते हैं। अब जितना भी हमारा आईसीटी कंटेंट है, वो आप किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मुख्य आप उद्देश्य समझिए कि अगर आपके छात्र जो हैं, किसी चीज़ को ऑनलाइन देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एटम की संरचना देखनी है, जो कि आपके लिए किताबों में आप दिखाते हैं तो वो 2D होता है, जबकि आप डिजिटल संसाधन का उपयोग करके उसे 3D दिखा सकते हैं। फ्लावर्स जो हैं, उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसको आप 3D रूप से दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो उनको देखेंगे, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनेगा और उन्हें याद करने में और समझने में सहजता होगी। आप डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दीजिए। ई-बुक्स का आप उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ का उपयोग कर सकते हैं, शैक्षिक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट क्लास में आई प्रेप और लर्निटिक नाम के एप्लीकेशंस आपको दिए गए हैं, जिसमें कक्षावार एससीईआरटी से वेट कराया हुआ कंटेंट उपलब्ध है, जो कि ऑडियो-वीडियो टाइप का है, इंटरैक्टिव टाइप का है। तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण जो आईसीटी लैब आपकी दी उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें बीआरसी या फिर ऐसे विद्यालय जहाँ पे आईसीटी लैब उपलब्ध कराया जा रहा है, वहाँ पे 6 से 8 के या 14-14 के बैच में आस-पास के भी जो आपके निकटस्थ विद्यालय हैं, वहाँ के छात्र को भी वहाँ पे एक रोस्टर बनाते हुए, रोस्टर तैयार करते हुए वहाँ पे आप कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसी के क्रम में, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूर्व वर्ष में स्थापित करी गई थी और नए वर्ष में भी स्थापित करी जा रही हैं, एक 2 दिवसीय हैंड होल्डिंग का सेशन भी आयोजित किया जा रहा है। संभवतः वो आपकी ये ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत जो है, डिस्ट्रिक्ट में या फिर डिवीज़न लेवल पे कराया जाएगा। इसमें बिल्कुल वृहद रूप से आपको पूरे दिन में सारी चीज़ें के बारे में अवगत कराया जाएगा, ट्रबल शूटिंग के बारे में अवगत कराया जाएगा। कैसे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या हैं आईसीटी इनिशिएटिव की, उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। ये एक सारणी है जो एसओपी के माध्यम से आपको पूर्व में भी निर्गत कराई गई थी। इसके अनुसार, जैसा कि मैम ने कहा था कि आप डेली के शेड्यूल में, आपके डेली की सारणी में कुछ समय अवश्य दें। स्मार्ट क्लास या आईसीटी को कुछ समय अवश्य दें। आप कक्षावार उसकी सारणी बनाएँ और सारे बच्चों को आईसीटी से संबंधित, जैसे स्मार्ट क्लास है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे एपी पैनल है, उसपे कुछ हैंड्स ऑन का समय भी अवश्य दें। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि ये 360 डिग्री कवर्ड है। कुछ भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या डैमेज होता है, दैट विल बी कवर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, इट्स ऑल इंक्लूसिव। अब डूज़ के बारे में बात करते हैं कि आईसीटी, स्मार्ट क्लास और टैबलेट में क्या-क्या चीज़ें आप उपयोग कर सकते हैं। आप उसे डिपार्टमेंट स्तर या एससीईआरटी के द्वारा सर्टिफाइड कोई भी कंटेंट है, उसको यूज़ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स कर सकते हैं और इंटरैक्टिव कंटेंट जो भी आप अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कर सकते हैं, नवाचार सिखाने के लिए कर सकते हैं, उसके लिए आप इन तीनों चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे तीनों ही या चारों परियोजनाओं में डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ज़रूर है। जैसे कि आप
ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर अनऑथराइज कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, तो इससे संबंधित हमारे पास सूचना आएगी। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करने से बचें। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये जो पीडीएफ मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, वो डिटेल सेक्शन में अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आप अपने जनपद के हिसाब से कौन-सा आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो आपकी आईसीटी या स्मार्ट क्लास उपलब्ध करा रहा है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे डैमेज हो, इससे संबंधित अपनी समस्या को वहाँ पे लॉग करा सकते हैं और उनके द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। एक समय है, टिकट नंबर अवश्य ले लें, जब भी आप किसी से भी संपर्क करें अपने सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प डेस्क से या लेवल 2 या लेवल 3 से। रिक्वेस्ट करते समय ये अवश्य ध्यान दें कि सबसे पहले आप कंप्लेंट जो है वो लेवल 1 पे कर रहे हो। सीधे लेवल 2 या लेवल 3 पे अगर आप कंप्लेंट करेंगे, तो वहाँ से ही आपको ये उत्तर मिलेगा कि आप पहले अपना टिकट जनरेट कर लीजिए। कुछ समय होता है, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का समय। उसके उपरांत भी अगर उनके द्वारा किसी प्रकार का निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तभी लेवल 2 और लेवल 3 में रहें। चोरी जैसी अप्रत्याशित घटना के लिए तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएँ। प्राथमिकी दर्ज कराने का संयुक्त दायित्व जो है प्रधान अध्यापक और विद्यालय और वहाँ के ग्राम प्रधान का होता है। ठीक है? तो अपने छोटे से सेशन को मैं एंड करना चाहूँगा। बस ये कहूँगा, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और सारा इम्प्रूवमेंट जो है वो आप लोग ग्राउंड लेवल पे ही कर सकते हैं। अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे हम अपनी सर्विसेज़ को और आपके और क्या उपलब्धता करा सकते हैं, उसको हम बेहतर करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू अक्षय जी, आपका एक शानदार सेशन के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करूंगा इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के लिए हम सबको गाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, शिक्षा मंत्रालय से, रेनू रोहिल मैम को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको प्रणाम, आपको सादर अभिवादन। आपके सेशन के लिए हम सब लालायित हैं, उत्सुक हैं, हम सबको गाइड करें। Very good morning to all the schools who have joined. Thank you so much. So I'm Renu Ruhil from Department of School Education and Literacy, Government of India. Sir, can I share my screen? Anand sir, I'm not able to share my screen. Yes, please. Just give us a minute. Oh, okay, sir. So I just want to update all the schools. Eco Clubs for Mission Life is an intervention under Samagra Shiksha scheme. So under Eco Clubs for Mission Life, we are sharing. अंडर इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, इट इज एन इंटरवेंशन अंडर समग्र शिक्षा, जिसमें हम सभी स्कूल्स को गाइड करते हैं कि वो इको क्लब्स के तहत काफी सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करवाएं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। यस मैम, यू कैन शेयर प्लीज। यस सर, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल सर नाउ। यस मैम। जी सर। तो देखिए, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ हमारी, अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारी, हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, NCF-SC की बात करते हैं, NCF-FS की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे नेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी कहते हैं कि हमें बच्चों को रूट से जोड़ना है। तो बच्चों को रूट से जोड़ने के लिए हमें उन्हें एनवायरमेंट एजुकेशन के बारे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे। इसी को आगे ले जाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लासगो में मीटिंग हुई थी 2022 और 2021 में, जिसमें मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को लॉन्च किया था। इसी को आगे ले जाते हुए हमने हमारे जो इको क्लब्स हैं उनको रीनेम किया है एज इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। जो हमारा ये मिशन लाइफ स्कीम है, इसमें मेनली 7 थीम्स के ऊपर ये बेस्ड है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहला है अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस, reduce e-waste, reduce waste, save energy, save water and say to no single use plastic। देखिए, ये सातों थीम्स जो हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद आवर सिलेबस। हमारा जो भी सिलेबस है, हमारी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे EVS, साइंस, सोशल साइंस, हर सब्जेक्ट के माध्यम से एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को स्टडी करते हैं। इवन हमारे जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं, उसमें भी हम इन सबको देखते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में हम रोज अपनी क्लास में बच्चों को लंच टाइम में बोलते हैं कि आप अनहेल्दी चीजें जैसे स्नैक्स हैं, मैगी है, ज्यादा तले हुई चीजें हैं, मत खाइए। अब समर आ गया है, तो हम बच्चों को बोलते हैं जितना ज्यादा हो आप पानी का यूज कीजिए, पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। तो यही सारी चीजें हमारी जो 7 थीम्स है उसके ऊपर बेस्ड है। हम बच्चों को भी बोलते हैं कि कम से कम प्लास्टिक का कम उपयोग कीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का आजकल हमें सभी पब्लिक प्लेसेस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बैन कर दिया है। पानी, सबको पता है कि आजकल वाटर क्राइसिस चल रहा है, हर देश इससे जूझ रहा है, हम भी कोई अलग नहीं है। हम बेंगलोर का केस देख सकते हैं, इवन राजस्थान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी का बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। तो ये वो
7 थीम्स हैं जिसपे हमें अपने बच्चों को जागरूक करना है। इसी के लिए हम एक इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का पोर्टल भी लेके आए हैं, जिसमें स्कूल्स अपना इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत सारी गतिविधियां जो भी स्कूल कंडक्ट करवाएगा वो कैरी आउट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज, एक डिपार्टमेंट ने एक लेटर भी इशू किया है जिसके तहत हमने सभी स्कूल्स को कहा है कि आप इतने इको क्लब को रीनेम कीजिए और इसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मिशन लाइफ के साथ अलाइन कीजिए। तो अब से सभी स्कूल से मेरा अनुरोध है कि आप अपने स्कूल्स में इको क्लब जो हैं प्लीज उनको रिकॉन्स्टिट्यूट कीजिए और उनको रीनेम कीजिए एज इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, जिसके 7 थीम्स आप लिख भी सकते हैं। इसका एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है जो मेरे स्क्रीन पे अभी शो भी हो रहा है। हमने सभी स्कूल्स को ये भेजा भी है। जब भी आप एक इको क्लब गठित करते हैं तो उसमें आप इस नोटिफिकेशन को प्लीज प्लेस कीजिए। आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी लोकल भाषा है, स्थानीय लैंग्वेज है, उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमने मेनली वही 7 थीम्स को यूज किया है कि आपका स्कूल का जो इको क्लब इंचार्ज कौन होगा, हेड कौन करेगा, किन बच्चों को आप टीम में लेंगे। तो ये सारा एक नोटिफिकेशन हमने बनाया था ताकि स्कूल्स अपना इको क्लब कॉन्स्टिट्यूट करें, उन्हें पता चले कि हमें इको क्लब्स में क्या करवाना है। ये नोटिफिकेशन आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है इको क्लब्स के बारे में। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो लगभग 2.5 लाख स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें से अगर हम यूडाइस का डेटा देखते हैं तो 78,000 के अराउंड 78,000 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने शो किया है कि उनके पास इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एस्टेब्लिश्ड हैं। ये यूडाइस का डेटा है और डिपार्टमेंट सभी स्कूल्स को मोटिवेट भी कर रहा है और अनुरोध भी कर रहे हैं हम कि प्लीज अपने स्कूल में एक इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन कीजिए। ये नोटिफिकेशन अपने स्कूल में एक स्कूल प्रिंसिपल का जो रूम है या जो इको क्लब इंचार्ज है वो अपने रूम में इसको प्लेस कीजिए, लगाइए, जिससे कोई भी आपके विजिट पे आता है तो उसको पता हो कि हाँ, इस स्कूल के अंदर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ चल रहा है, उसकी गतिविधियां हो रही हैं। देखिए, गतिविधियां हर स्कूल में हो रही हैं क्योंकि हर स्कूल प्लांटेशन ड्राइव करता है, पानी बचाओ पे करता है, हम बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी कैरी आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कॉन्स्टिट्यूट भी कर देंगे तो हमें एक रिटर्न में भी हमारे पास हो जाएगा कि यस, दिस स्कूल इज हैविंग एन इको क्लब एस्टेब्लिश्ड, कि उस स्कूल में एक इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एस्टेब्लिश्ड है। तो प्लीज ये आपको सभी को, अगर नहीं भी है अवेलेबल तो भी आप सबको अवेलेबल कर दिया जाएगा। अदरवाइज ये हमारा जो पोर्टल है ecoclubs.education.gov.in, आप इस पे जाके भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब स्कूल्स में जब इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एस्टेब्लिश हो जाता है तो आपके उसके अंडर जो एक्टिविटीज हैं या टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट ऑर्डर्स निकालता है जिसमें बताया जाता है कि आपको इको एक्टिविटीज करवानी है। तो ये जो एक्टिविटीज आपकी होती हैं, आपको इन एक्टिविटीज को पहले एक गूगल ट्रैकर पे या किसी फॉर्म में आगे आपको शेयर करना होता था, लेकिन अब डिपार्टमेंट एक पोर्टल, वेब पोर्टल लेके आया है जिसपे लॉगिन करना बहुत ही आसान है। 3 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। आप लॉगिन करके और अपनी जो भी आपकी पार्टिसिपेशन डिटेल्स होंगी आप इस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए, ecoclubs.education.gov.in, जब भी आप पोर्टल पे इस पे किसी भी वेब ब्राउजर में, ये हर वेब ब्राउजर फ्रेंडली है और बहुत जल्दी डिपार्टमेंट इसके एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन भी लेके आने वाला है। तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप अपने स्मार्टफोन से ही ऐप को डाउनलोड करके रखेंगे। जब भी कोई एक्टिविटी हुई, किसी टीचर का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको उस एक्टिविटी की गतिविधियों को अपलोड करने में। इस पोर्टल पे जाने के लिए आप किसी भी वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। आपके पास सभी स्कूल्स में इस सेशन से पहले आपका आईसीटी का सेशन हुआ है, तो लगभग सभी स्कूल्स में यूपी में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम्स या एक कंप्यूटर सिस्टम विद इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। तो आप उस सिस्टम पे जाके वेब ब्राउजर को ओपन कीजिए और उसमें टाइप कीजिए ecoclubs.education.gov.in। जब आप ये टाइप करते हैं तो आप इस होम पेज पे लैंड करेंगे। इस होम पेज पे लैंड करने के बाद अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो उसमें राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है लॉगिन। अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप अपना स्कूल का लॉगिन पे सर आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें सिंपली आप स्क्रीन पे लिखा आएगा स्कूल लॉगिन। जब आप स्कूल लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपसे वो यूडाइस कोड पूछेगा। देखिए, आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड, सभी स्कूल्स का एक यूनिक यूडाइस कोड होता है। सभी प्रिंसिपल जब भी अपने स्कूल की डिटेल्स अपलोड करते हैं, यूडाइस की वेबसाइट पे जाते हैं, वो यूडाइस कोड का ही यूज करते हैं। तो आपको सिंपली अपना यूडाइस कोड टाइप करना है। आपका जो यूडाइस कोड पे
अपलोड किया, आपने रजिस्टर किया हुआ है डिटेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आपका एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके इस ईमेल आईडी पे और इस फ़ोन नंबर पे आपका ओटीपी चला गया है। तो आप ओटीपी जाने के बाद आप सिंपली आपको अपना ओटीपी जो रिसीव होगा फ़ोन पे वो एंटर करना है। उसके बाद आपको जो ये कैप्चा शो होगा स्क्रीन पे आप वो टाइप करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर आपकी सभी डिटेल सही होंगी, तो आपका स्कूल का जो पोर्टल होगा वो लॉगिन हो जाएगा। ये आपके स्कूल का डैशबोर्ड होगा। स्कूल के डैशबोर्ड, हर स्कूल को हमने एक यूनिक डैशबोर्ड दिया है आपके यूडाइस आईडी से। आपका यूडाइस आईडी और आपका स्कूल का नाम शो हो जाएगा और उसमें जाके आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल ने अभी तक कितने इवेंट्स किए, आपके स्कूल ने अभी तक कितने प्लांट किए हैं, सैपलिंग्स, आपने कितना हार्वेस्ट प्रोड्यूस किया है। तो वो सारी डिटेल्स, आपने जो भी इवेंट आप करेंगे, आपके डैशबोर्ड पे उसका सारा इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा। जैसे अगर हमने कितने लीक्स डिटेक्ट किए, कितने हमने क्यूआर कोड फ्लोरा जनरेट किए, तो वो सारी चीजें इस पे आ जाएंगी। अब जब इस पे मान लिया मंत्रालय की तरफ से अब आगे हम अगर जून की बात करते हैं, तो 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस आता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भी डिपार्टमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज लेके आता है। स्टेट गवर्नमेंट की भी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन सबको क्लब करके स्कूल इसमें एक इवेंट क्रिएट कर सकता है, जो भी आपको एक्टिविटीज दी जाएंगी। तो देखिए, ये आपका जो पोर्टल है बहुत इजी है। आप इसमें अपनी लैंग्वेज, अगर सपोज कीजिए कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, वो हिंदी में लैंग्वेज कन्वर्ट करना चाहता है, तो आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, तो आप स्क्रॉल करके देख पाएंगे कि आप इसमें लैंग्वेज भी कन्वर्ट कर पाएंगे। ये देखिएगा, इस पे सेट लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। जब आप सेट लैंग्वेज पे जाते हैं, तो आपका पोर्टल आपसे पूछता है कि आपको कौन-सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आप सभी को ये बताऊँगी कि जैसे यूपी में हिंदी में ज़्यादातर स्कूल प्रिंसिपल्स कंफर्टेबल होते हैं, तो आप सिंपली हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप जैसे ही आई एग्री करेंगे, आपका जो ये आपका डैशबोर्ड है, पूरा पोर्टल कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन जो आपका डैशबोर्ड है, आपको जो शो होगा, वो हिंदी में सेट हो गया है। आप हिंदी में जैसे भी आपका कार्यक्रम बनाएँ, कार्यक्रम प्रबंधन और कार्यक्रम सूची, देखिए सब हिंदी में आ गया है, आप हिंदी में कर पाएँगे। आप जो भी इनपुट देंगे वो आपका आपकी लोकल लैंग्वेज में होगा, आपकी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप उसमें इसको कन्वर्ट करके एडिट कर पाएँगे। अब इस पोर्टल को यूज़ करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। सबसे आसान, आपको इवेंट का नाम लिखना है। जैसे मान लिया मुझे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कुछ एक्टिविटी करनी है, तो मैंने लिखा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब मुझे उसमें कुछ एक्टिविटीज़, हमने प्लांटेशन करवाया, तो हमने लिख दिया प्लांटेशन। उसके बाद आपकी ये कौन-सी थीम है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा, तो ये ऑडियो फ्रेंडली भी है। अगर किसी टीचर को ये लग रहा है कि मुझे टाइप नहीं करना, तो आप अपना वॉइस, इसमें जो माइक का ऑप्शन दे रखा है, आप उस पे क्लिक कीजिए और अपना वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऑडियो टू स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। जो भी आपका ऑडियो है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, आपके स्पीच को सॉरी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी आपका स्पीच होगा वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इसमें मिशन लाइफ का जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा हम कर रहे हैं, या हमें प्लांटेशन ड्राइव करनी है, तो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने सभी के लिए क्यूआर कोड फॉर फ्लोरा कंपल्सरी कर किया था, तो वही आएगा। इसमें आप डिजिटल, फिजिकल, आपका जिस भी मीडियम से आपने, मान लिया आपने ये एक वेबिनार करवाया है बच्चों को, किसी साइंस में, कोई भी साइंस की एक पर्सनैलिटी है, उसने बच्चों को स्पीच दिया, हाउ वी कैन सेव द एनवायरनमेंट, जो हमारा क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है उससे हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो आप इसमें से डिजिटल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कितने इवेंट्स करवाए, अवेयरनेस था, एक्शन था, या दोनों चीजें थी, वो सिलेक्ट करेंगे। एक स्कूल के लिए जनरली एक ही इवेंट होता है, आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। अगर आपका कोई भी फील्ड रहता है, तो आपको ऊपर मैसेज बता दिया जाता है कि ये आपने सबमिट नहीं किया, तो आप इसको सबमिट करेंगे, आप डिटेल्स फिल कर देंगे और फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो भी है, आपका ये इवेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप इवेंट लिस्ट पे जाएँगे या इवेंट मैनेजमेंट पे। जैसे ही आप इवेंट मैनेजमेंट पे जाते हैं, आपने जो इवेंट सेलेक्ट किया था, क्रिएट किया था, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी डिटेल्स, आप उस इवेंट की सारी डिटेल्स अपलोड करेंगे कि कितने बच्चों ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, कितने आपकी कितनी फोटोग्राफ्स आपने ली, क्या पार्टिसिपेंट्स ने कोई प्लेज ली थी, तो आप इसमें सारी डिटेल्स अपलोड कर पाएँगे। जैसे ही आप सारी अपलोड कर देंगे, आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा, एक चीज़ का सभी स्कूल्स को ध्यान रखना है, जो सभी बहुत सारे स्कूल्स को इश्यू भी आ रहा है, कि आपको जियो टैग फोटोग्राफ्स का ही यूज़ करना है। जियो टैग का मतलब होता है कि आप उस फ़ोटो में आपकी लोकेशन आ रही है।
लोकेशन के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐप डाउनलोड करें। बहुत स्कूल टीचर्स को ये लगता है कि कोई ऐप डाउनलोड करने से मेरा डेटा चोरी हो जाएगा, करप्ट हो जाएगी मेरी इन्फॉर्मेशन। तो आपको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपने स्मार्टफोन के अंदर लोकेशन को ऑन कीजिए, अपने स्मार्टफोन के जो कैमरा है आपका उसकी लोकेशन ऑन कीजिए। उसके बाद आप जब फोटो क्लिक कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप देख सकते हैं क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहा है। बेशक फोटो पे लिख के ना आए, फोटो की प्रॉपर्टीज में अगर आ रहा है तो इट मीन्स आपका फोटो जियो टैग है, और जब आप उस फोटो को अपलोड करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपली फिर उसके बाद आप जैसे ही आपका इवेंट मैनेजमेंट में आप अपडेट कर देंगे तो ये स्क्रीन आ जाती है। इसमें आपको तीनों इवेंट्स आपके शो हो जाते हैं, पेंडिंग, अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। आप इसमें जाके अब आपने क्या क्या आपके पेंडिंग है, आपने कौन सा अप्रूव कर दिया इवेंट की, आपने ये इवेंट आपका हो गया तो अप्रूव में आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देखिए, ये जो आपको जैसे ही इमेज के ऊपर जाते हैं तो वो उसकी डिटेल्स दे देता है। यहाँ पे आपने कब ये इवेंट किया, किस किस उसमें किया, क्या टाइम था, इसमें पूरी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत इजी एक्टिविटी है। अप्रूव्ड में आपको आ जाएगा, या जैसे ही आप इवेंट क्रिएट करते हैं, रिजेक्ट आपने जो भी इवेंट किए रिजेक्टेड आपको शो हो जाएगा, अप्रूव्ड आपको शो हो जाएगा, या जैसे ही आप करते हैं आपको अप्रूव करना होता है हर इवेंट को। तो सिंपली अगर प्रिंसिपल अपने लॉगिन से हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको क्रिएट करने में, अपडेट करने में। सिर्फ 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इवेंट को क्रिएट करना है, इवेंट को मैनेज करना है और इवेंट की लिस्ट में अप्रूव करना है। 3 स्टेप्स में आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसकी सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। तो प्लीज अभी मैं अगर आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो यूपी के अंदर 2.5 लाख स्कूल में से हमारे पोर्टल पे 43,000 स्कूल्स ऑनबोर्ड हुए हैं, जो लगभग बहुत दो इट्स अ मेग्रे अमाउंट, नंबर बहुत छोटा है, बट आई रिक्वेस्ट और आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि सभी स्कूल्स बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के ऑनबोर्ड हो जाएंगे पोर्टल पे, और धीरे धीरे उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एंड इस सेशन के बाद भी बहुत सारे स्कूल्स आएंगे। आपको कोई भी क्वेरी आती है, देखिए हम डेली, अगर आप पोर्टल पे जाते भी हैं ecoclubs.education.gov.in पे, जब भी आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको शो होगा कि एक ऐसे चलता है, एक फ्लैश हो रहा है टैगलाइन जिसमें लिखा हुआ है कि आपका हैंड होल्डिंग सेशन सुबह 9 से 11 बजे तक। ये 30 अप्रैल है, लेकिन हमने इसको आगे फॉरवर्ड कर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और हम अब आनंद सर, हम स्टेट वाइज भी शेड्यूल लेके आ रहे हैं कि हम स्टेट वाइज ओरिएंटेशन Thank you, देंगे ma'am. सभी स्कूल्स को, ताकि वो ऑनबोर्ड हो पाए हमारे पोर्टल पे। और सर काफी अच्छा रिकॉर्ड है अभी तक उत्तर प्रदेश का कि 43,000 स्कूल्स ऑनबोर्ड हुए हैं। और यूडाइस पे अगर हम डेटा देख रहे हैं तो लगभग 78,000 स्कूल्स ने ये दिखाया है कि दे हैव इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ। बट अब हम चाहते हैं कि हमारे सभी स्कूल्स में इको क्लब्स एस्टेब्लिश हो जाए। तो Thank आई you so होप much, ma'am. फिर भी कोई इशू किसी स्कूल को आता है तो वी आर देयर टू हेल्प यू। आनंद सर इज देयर, आई एम इन टच विद सर ऑल्सो एंड विद ऑल स्कूल्स ऑल्सो। स्कूल्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि उनका यूडाइस में उनका ट्रांसफर हो गया प्रिंसिपल का, या प्रिंसिपल का रिटायर हो गए हैं, तो उनका डिटेल कैसे अपडेट करें। तो देखिए उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है, आप यूडाइस पे जाइए, हर स्कूल का प्रोफाइल पेज होता है, वहां पे जाके आप अपडेट कर सकते हैं अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स। यूडाइस के जो आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी है उसी से आपको हमारे पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो प्लीज आप वहां पे अपडेट करने के बाद 24 आवर्स में आपका वो अपडेटेड नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। इको क्लब्स एक्टिविटीज के लिए स्कूल प्रिंसिपल्स के एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको ये एक बर्डन ना समझें। यू कैन थिंक इट एज अ लाइक आपके करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि हम बच्चों को जब तक हमारी जीवन शैली से, जो हमारे जीवन शैली को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वो हमारा क्लाइमेट क्राइसिस है। और बहुत जल्दी ये बहुत बड़ा एक जंग बनने वाला है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बच्चों को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लांटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी जो जीवन शैली में परिवर्तन लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही सारी चीजें हम स्कूल के थ्रू ही कर सकते हैं। मैं भी स्कूल में स्टूडेंट रही हूँ, 12 साल मैंने भी स्कूल में बिताए हैं। तो हमें अपने बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू ये समझाना है, बिना हमारा बच्चों को ये, टीचर को ये बिना बर्डन समझे ये काम करना है। साइंस का टीचर साइंस क्लास ले रहा है, उसमें आप 5 मिनट जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको आप नेचर से कनेक्ट कर दीजिए, बच्चे भी बहुत जल्दी समझ पाएंगे और आपका चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप दोनों काम एक साथ कर पाएंगे। आई होप सर मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया आपका। सो आनंद सर, कैन आई टेक लीव नाउ?
यस I मैम, hope- थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। एंड सर आपके स्कूल को कोई भी इशू आता है, मैं एक शेड्यूल बहुत जल्दी शेयर करूंगी। डिपार्टमेंट की ma'am. तरफ से भी एक डेडिकेटेड डे हम देंगे। उस दिन हम चाहेंगे कि सॉरी उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल्स हैं सभी हम ऑन बोर्ड कर पाए 2.5 लाख स्कूल्स को। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। सर। हम आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी शिक्षकों के साथ शेयर करेंगे, सारे स्टेक होल्डर के साथ शेयर करेंगे, जिससे वो गाइड हो सकें और उनकी क्वेरीज रिजॉल्व हो सकें। अगले सेशन में जी हम सर। आपसे फिर जुड़ेंगे मैम। थैंक यू मैम, नमस्ते मैम। Thank you so much, sir, and thank you to everyone, and thank you to all the school principals on behalf of Department of School Education and Literacy. Thank you so much, everyone. And once again, thank you, sir. थैंक यू मैम। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री माधव जी तिवारी को, जो हमें गाइड करेंगे, अपने अनुभव शेयर करेंगे और क्या हमारी प्रायोरिटीज हैं छात्र नामांकन पे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और जो ईसीसी के मटेरियल्स हैं, टीएलएम हैं, इन बिंदुओं पर। माधव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आज के इस YouTube सत्र में जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, नया शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और 1 महीने से अधिक समय हो गया। अभी तक इस सत्र में जो भी बातें हुई, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या किया जाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है बच्चों को, ये सारी बातें, ये सारी चीजें हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, 6 से 14 साल के सभी बच्चे। इस कड़ी में हालांकि नए शैक्षिक सत्र में अभी तक 1 महीने के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चे बहुत सारे पहले से हमारे विद्यालयों में रहे हैं। कुछ नए बच्चे जो विद्यालयों में नहीं रहे होंगे, इस अप्रैल माह में अधिकांश ने प्रवेश ले लिया होगा या उन बच्चों को चिन्हित करके आपने प्रयास किया होगा और उन्हें विद्यालयों तक लाए होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बचे हैं जो 6 से 14 आयु वर्ग के बीच में हैं और हमारे विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाए हैं या उनका प्रवेश नहीं हो पाया है। तो हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि सारे 6 से 14 साल के सभी बच्चों को हमें शिक्षित करना है, शिक्षा देनी है। तो पहली बात तो यही आती है कि सभी बच्चे, आप हमारे जो अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षा मित्र हैं, एआरपी हैं, एसआरपी हैं, जो लोग भी इस सत्र में जुड़े हुए हैं, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष का कहीं भी अगर ऐसा पाया जाता है कि वो विद्यालय नहीं जा रहा है, तो उस बच्चे को विद्यालय लाने का अपना जितना प्रयास हो सकता है वो पूरा प्रयास करें और उस बच्चे को स्कूल तक लाएं, स्कूल में नामांकन कराएं। दूसरी बात ये आती है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों से हमारे विभाग ने नई तकनीक को बहुत ही सहजता से और खुले मन से अपनाया है। आज हमारे पास हर सूचना के लिए, हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई पोर्टल, कोई ना कोई ऐप उपलब्ध है। और इसी कड़ी में जिन बच्चों का प्रवेश विद्यालयों में हो रहा है, आप जान रहे हैं पिछले 4 सालों से उन सभी बच्चों का आप प्रेरणा पोर्टल पे पंजीकरण करते हैं, क्योंकि बिना उस पर पंजीकरण किए बच्चों को जो विभाग की ओर से लाभ मिलने वाला है, जो डीबीटी के माध्यम से सुविधाएं उन्हें यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग, स्वेटर आदि की मिलती है, वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाएगी जब तक वो बच्चा प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होगा। ये आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश हो, और जिन बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश हो गया है, जल्द से जल्द उन बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करा दिया जाए। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे आपके विद्यालयों में ऐसे होंगे जो पिछले सत्र में भी थे और इस बार प्रमोट होकर के, कक्षोन्नति पा करके अगली कक्षाओं में प्रवेश पा लिए हैं। उन बच्चों का डेटा सभी अध्यापकों के मोबाइल ऐप पर, उनके पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल के लॉगिन पर उपलब्ध है। तो सबसे जरूरी काम यह है कि जिन बच्चों का भी डेटा आपके प्रेरणा पोर्टल पर या आपके ऐप पे दिया गया है, जो पिछले साल भी आपके विद्यालय में पढ़ रहे थे और इस साल अगली कक्षा में प्रोन्नत हो गए हैं, उन बच्चों को अध्यापकों के द्वारा केवल वेरीफाई किया जाना है कि हाँ, ये बच्चा हमारे विद्यालय में अभी भी पढ़ रहा है। अगर वो बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ दिया है, किसी अन्य विद्यालय में चला गया या उसके पेरेंट्स कहीं माइग्रेट कर गए हैं और इस वजह से वो विद्यालय छोड़ के चला गया, तो वैसे बच्चों को डिलीट कर देना है जो विद्यालय में नहीं है। बाकी जो बच्चे अभी भी पिछले सत्र में भी आपके विद्यालय में थे, इस सत्र में भी आपके विद्यालय में है, उन बच्चों को सिंपली प्रमोट करना है। अधिकांश बच्चों को आप लोग प्रमोट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या टीचर के लेवल पे पेंडिंग है।
उस प्रमोशन को वेरीफाई करने के लिए। तो मेरा आग्रह है आप सभी प्रधानाचार्यों से, सभी अध्यापकों से और सभी ARP SRG से कि आप सब लोग मिलके इसे एक मुहिम की तरह चला करके अगले 2 से 3 दिन में जो भी बच्चे, आपको पता हो चुका है कि कौन सा बच्चा हमारे विद्यालय में है और कौन हमारा विद्यालय छोड़ दिया है, उस बच्चे को या तो सत्यापित करना है कि हाँ हमारे विद्यालय में है, वेरीफाई करना है, या अगर छोड़ दिया है तो उसको डिलीट कर देना है अपने ऐप से। ये सिंपल सी बात है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगले 2 से 3 दिनों में सभी बच्चे जो प्रमोट हुए हैं वो या तो वेरीफाई हो जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे। अध्यापक के स्तर पे मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी पेंडेंसी बची रहे, ताकि कल को कोई आपके ऊपर यह इल्जाम लगाए कि आपने बच्चों को सत्यापित नहीं किया, इस वजह से ये बच्चा लाभ पाने से वंचित रह गया। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी बच्चे प्रमोट हुए हैं उनको आप सत्यापित कर दें, या अगर स्कूल छोड़ दिया है तो उसे डिलीट कर दें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि सत्र की शुरुआत में ही डीजी मैम ने बताया कि कक्षा 4 से 8 की 100% किताबें मार्च की शुरुआत या फरवरी के अंत में ही जनपदों तक पहुंच गई थी। जनपदों से बीआरसी और बीआरसी से विद्यालयों तक भी किताबें पहुंच गई हैं। आप इंश्योर कर लें कि सभी बच्चों को किताबें मिल जाए। अगर किसी बच्चे को वो किताबें नहीं मिली हैं अभी तक, या किताबें कम आई हैं, तो आप संबंधित बीआरसी पर संपर्क करें और बीआरसी से संपर्क करके तुरंत उन बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दें। इसी के साथ कक्षा 1 के बच्चों के लिए आपको पता है कि कक्षा 1, 2, 3 की किताबें पहुंच रही हैं, लगभग 50% किताबें जनपदों तक पहुंच गई हैं। लेकिन आपके पास समय है अभी। कक्षा 1 के बच्चों के लिए आप 12 सप्ताह का हर जगह जहां भी कक्षा 1 संचालित है, जो भी हमारे प्राइमरी और कंपोजिट स्कूल हैं जहां पे कक्षा 1 है, वहां पे 12 सप्ताह के लिए स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम चल रहा है, विद्या प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है। तो उस कार्यक्रम में वो बच्चे उपस्थित हों, अधिक से अधिक प्रतिभाग करें। उस कार्यक्रम में क्या एक्टिविटी करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें दीक्षा पे अपलोडेड है। उसी के माध्यम से यहाँ से आपके बीओ और बीएससी के माध्यम से आपको कम्युनिकेट करने का प्रयास किया गया है। अगर न कम्युनिकेट हो पाया हो तो आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप विद्या प्रवेश का कार्यक्रम अपने विद्यालयों में संचालित करें। विद्या प्रवेश का कार्यक्रम मुख्य रूप से इसलिए है कि जो बच्चे कक्षा 1 में आ रहे हैं, पहली बार स्कूल में आ रहे हैं, तो पहले तो विद्यालय का एक अपना वातावरण होता है, उससे एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तो वो बच्चे पहले एडजस्ट हों उस वातावरण से, सीखें, समझें कि विद्यालय में कब आना है, विद्यालय से कब जाना है, विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है दोस्तों के साथ, अध्यापकों के साथ, ये सारी चीजें सीखें। और साथ ही साथ वो जो बुनियादी हमारे भाषा और गणित की चीजें होती हैं, अंक होते हैं, अंकों को पहचानना, अंकों को लिखना, या हमारी जो भाषा में शुरुआती अल्फाबेट्स होते हैं उनको सीखने की प्रक्रिया, ये सारी चीजें उस विद्या प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत समाहित हैं। इन्हीं के बाद बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। तो ये जरूरी है कि ये 12 सप्ताह का विद्या प्रवेश कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाएं आप। जितना बेहतर यह कार्यक्रम चलेगा, आप निश्चित मानिए कि आपका बच्चा उतना ही बेहतर तरीके से आगे की पढ़ाई को समझने, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हो पाएगा। और जितना बेहतर उस आगे की पढ़ाई को समझेगा, आत्मसात होगा, उतना ही जल्दी वो बच्चा निपुण की श्रेणी में पहुंचेगा और आपका विद्यालय निपुण विद्यालय कहलाएगा। तो इसके लिए जरूरी है उन बच्चों को तैयार करना। अब हमारे अधिकांश जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। आप जानते हैं उन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, और यही बच्चे 6 साल के बाद आपके विद्यालयों में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके विद्यालय में अच्छे बच्चे आएंगे, अच्छा स्टाफ आएगा, तो आगे भी आपके विद्यालय में वो आसानी से चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। तो इसको लेकर के प्री प्राइमरी एजुकेशन भी समग्र शिक्षा द्वारा शुरू किया गया है। जितने भी हमारे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन सब में हम लोगों ने पिछले 3 सालों से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। और इसमें चरणबद्ध रूप से एक साथ तो सभी विद्यालयों में हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन चरणबद्ध रूप से सभी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में फर्नीचर, जहां पे जगह है वहां पे आउटडोर प्ले मटेरियल स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। इसके साथ साथ बच्चों को पठन पाठन के लिए, उन्हें सीखने समझने के लिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को कोई बहुत कोर्स पढ़ाने की आवश्यकता है, गतिविधियां करने की आवश्यकता है इन बच्चों के साथ। और उन गतिविधियों के माध्यम से ही ये बच्चे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और इनका सभी क्षेत्रों में विकास हो पाएगा। जो भी कक्षा 1 में आने के पहले अपेक्षाएं हैं कि एक बच्चा किन बुनियादी दक्षताओं के साथ कक्षा 1 में प्रवेश करे, वो सारी बुनियादी दक्षताएं हासिल करने के लिए जरूरी है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। इसके क्रम में सभी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले वर्षों में
वंडर बॉक्स जो IIT गांधीनगर से विकसित किया गया एक गतिविधि आधारित किट है, जिसमें कई तरह के पजल्स, खिलौने, कार्ड वगैरह हैं, जिनके माध्यम से बच्चे उन गतिविधियों को करते हुए सीखते हैं। वो सारे कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को दे दिए गए हैं। आप इंश्योर कर लीजिए कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में उस वंडर बॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां के आंगनबाड़ी के इसका सहयोग करिए। हर विद्यालयों में जहां भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र है, विभाग द्वारा एक नोडल अध्यापक नामित किया गया है। तो नोडल अध्यापक या प्रधानाध्यापक आंगनबाड़ी के साथ निरंतर संवाद करें, उसका सहयोग करें और उनके साथ मिलकर के उस वंडर बॉक्स से बच्चों को एक्टिविटी कराएं। दूसरी चीज की बहुत सारी अभ्यास पुस्तिकाएं, कलांकुर, चहक, परिकलन, ये सारी विद्यालयों में पहुंचाई गई है। कुछ एक विद्यालयों में मैं गया था भ्रमण में, तो एक आध जगह पे मैंने ये देखा कि किताबें वहां पे अभ्यास पुस्तिकाएं पहुंच तो गई हैं, लेकिन विद्यालय के हेडमास्टर साहब को ये पता नहीं है कि ये किसके लिए है, लिहाजा वो किताबें उनके लाइब्रेरी में या उनके अलमारी में रखी हुई हैं। तो अगर अभी तक आपको ये कम्युनिकेट नहीं हो पाया है कि वो किनके लिए वो पुस्तकें हैं, तो मैं बता रहा हूं कि वो पुस्तकें अभी आपको इस स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उन पुस्तकों की ये सारी पुस्तकें, इनका कवर पेज देख के आप समझ जाएंगे कि ये किताबें आप तक आई हैं कि नहीं आई हैं। ये किताब हर कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालयों को पहुंच गई हैं। आपके यहाँ अगर रखी हुई हो तो इन्हें तत्काल आंगनबाड़ी को उपलब्ध करा दें, ताकि वो इन बच्चों के साथ इन अभ्यास पुस्तिकाओं पे काम कर सकें, उन बच्चों को समझा सकें, बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात कि हम लोग चरणबद्ध रूप से जनपदों में प्रक्रिया चल रही है सेवा प्रदाता के माध्यम से संविदा के आधार पर। पहले चरण में 10,684 स्कूलों का चयन किया गया है, जिन पे प्रक्रिया चल रही है। अगले चरण में फिर हम और कुछ स्कूलों को लाएंगे और इस तरह से जितने भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आने वाले 2 से 3 सालों में हर जगह हम एक ECC एजुकेटर जो डेडिकेटेड होगा प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए, हम तैनात करेंगे। ये जो ECC एजुकेटर की तैनाती की जो प्रक्रिया चल रही है, ये 10,684 के प्रथम चरण में, इसमें हो सकता है कि सभी लोग जो आज के इस सत्र में जुड़े हैं सभी के विद्यालय में ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके विद्यालयों में ये ECC एजुकेटर पहुंच रहे होंगे। तो उनके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि ECC एजुकेटर पहुंचेंगे तो ECC एजुकेटर का क्या काम होगा और आपका क्या काम होगा। ECC एजुकेटर ICDS का स्टाफ नहीं है, वो बेसिक शिक्षा का स्टाफ है, लिहाजा वो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में रहेगा। उसका अटेंडेंस वगैरह सब प्रधानाचार्य वेरीफाई करेंगे, प्रधानाध्यापक वेरीफाई करेंगे। वो पूरे विद्यालय अवधि में वहां रहेगा। उसका मुख्य काम होगा 3 से 6 साल के बच्चों के साथ गतिविधियों के माध्यम से उन बच्चों को सिखाना पढ़ाना। 3 से 6 साल के बीच में 3 एज ग्रुप आते हैं, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो इन तीनों एज ग्रुप के साथ वो काम करेगा, लेकिन उसका मुख्य फोकस 5 से 6 साल के बच्चों पे होगा, क्योंकि ये 5 से 6 साल के जो बच्चे होंगे वो अगले साल आपके कक्षा 1 के छात्र बनेंगे। तो आपके कक्षा 1 के छात्र बनने से पहले जो भी बुनियादी दक्षताएं अपेक्षित हैं उसको वो सीख लें और सीखने के बाद कक्षा 1 में आए, ताकि आगे की पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसलिए उनका मुख्य फोकस जो होगा वो 5 से 6 साल पे होगा। साथ ही साथ वो 3 से 4 और 4 से 5 में भी बच्चों को समय देंगे, बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे। आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी का समय आपके विद्यालय के समय से कम ही होता है, तो और ये एक 4 से 5 साल या 5 से 6 साल के बच्चों के लिए 1 से 1.5 घंटा गतिविधि करना पर्याप्त होता है। तो ये पूरे विद्यालय अवधि में आपके विद्यालय में रहेंगे, तो इनके लिए 3 से 4, 4 से 5 आयु वर्ग के बच्चों के साथ काम करने में भी सहजता होगी। कोई समय की असुविधा नहीं है या इनका कोई वर्कलोड नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए इनका काम है 3 से 6 सभी बच्चों को देखना, 5 से 6 बच्चों पे विशेष फोकस रखना। साथ ही इनकी तैनाती के लिए सभी BSA, सभी BO को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रथम चरण में जो ECC एजुकेटर तैनात हो रहे हैं उनको मुख्यतः उन्हीं कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले विद्यालयों में तैयार किया जाए जहां पे एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध हो। और यह भी व्यवस्था करी गई है कि 5 से 6 साल के बच्चे जो आंगनबाड़ी में हैं उन बच्चों को अलग बिठाया जाए, अतिरिक्त कक्षा कक्ष जहां पे उपलब्ध है उस अतिरिक्त कक्षा कक्ष में उन बच्चों को बिठाया जाए और उन बच्चों को बिल्कुल विद्यालय के माहौल में उनको तैयार किया जाए और उन पे ECC एजुकेटर वो काम करेंगे। जहां पे अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपलब्ध नहीं है और इस एजुकेटर पहुंच गए हैं, वहां पे
6 साल के जो है बच्चों के साथ टीम में अलग के और वो किसी एजुकेटर के साथ काम कर रहे हैं। इस नहीं है गाँव में घूम रहे हैं तो भी अपने लाइए और 5 लोगों के साथ बिठाइए, इसी एजुकेटर से कहिए कि आप इस पे काम करें। तो इस तरह से 5 से 6 साल के सभी बच्चे आपके विद्यालय के कैचमेंट एरिया के जितने भी 5 से 6 साल के बच्चे होंगे, सभी बच्चे अगले साल कक्षा 1 में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पांडे जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस गतिविधि इस सेशन को आगे बढ़ाएं और कोई वक्ता हो तो मेरा समय समाप्त होता है। सर, धन्यवाद। मैं यूडाइस प्लस पे एक संक्षिप्त संबोधन के लिए श्री अजीम अहमद, हमारे सीनियर सिस्टम एनालिस्ट को आमंत्रित करूंगा। आप निरंतर इस कार्य के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देते रहते हैं। ये समय है, आप प्रियॉरिटीज और अभी क्या करना है हमारे शिक्षकों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे मेंटर्स को कृपया गाइड करने का कष्ट करें। आमंत्रित करता हूं अजीम जी, वेलकम। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने कहा, सभी अधिकारीगण और हमारे एआरपी और एसआरजी और जितने भी टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार। जैसे कि सर ने कहना मैं अभी बताया आप लोग को कि हम लोग यूडाइस प्लस के बारे में कुछ आपसे कहना मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग बहुत दिनों से, बहुत मतलब सालों से इस यूडाइस प्लस पे, पहले यूडाइस पे काम किया आपने, फिर यूडाइस प्लस पे काम किया आप लोग ने, तो उसी की अभी क्या इंपॉर्टेंस आप लोग को पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें कहना में यहाँ पर स्टेट में हम लोग उस यूडाइस प्लस से जो डेटा आता है उससे हम लोग कैलकुलेशन क्या क्या करते हैं। क्योंकि आपका जो डेटा है, वो जो आप फील्ड पे जो डेटा आप अपने स्कूल पे डेटा अपडेट करते हैं, उस डेटा का इंपॉर्टेंस स्टेट लेवल पे क्या है। और भारत सरकार, जैसे भारत सरकार से हमारी प्रतिनिधि जुड़ी थी, उन्होंने आपको अपडेट भी किया कि टीचर की इन्फॉर्मेशन कहीं गलत है तो आप टीचर पे उनके लॉगिन करने पे अपने स्कूल पे लॉगिन करें और टीचर की इन्फॉर्मेशन ठीक कर दे। सपोज इको क्लब सर ने बात किया और अभी प्रतिनिधि जो थी उन्होंने भी बात किया कि इको क्लब की इन्फॉर्मेशन बहुत सारे स्कूलों ने अपडेट नहीं किया है, तो उसको भी कहना है आप अपडेट अपने लॉगिन पे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है हमारे पास, तो उससे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग कहना में ये प्रेजेंटेशन आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले 17-18 में हमारा जो यूडाइस प्लस था वो न्यूपा दिल्ली ने विकसित किया था, उसको वो हमारा सेमी ऑफलाइन कहना में था जो यूडाइस पोर्टल था। उसके बाद भारत सरकार ने 19-20 ने एनआईसी ने कहना में इस पे कार्य किया, जो कि हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूडाइस प्लस के नाम पर विकसित किया गया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि यूडाइस में ऑल मैनेजमेंट ऑल कैटेगरी, मतलब सभी कहना में सभी बोर्ड के, सभी मदरसे, सभी आपके कहना में आपके परिषदीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, सभी का डेटा हमारे पास इसमें आता है। लगभग हमारे पास जो स्कूल है वो 2,54,000 के नाम है हमारे पास स्कूल है ऑल मैनेजमेंट ऑल कैटेगरी के। टीचर हमारे पास लगभग 14 लाख टीचर है हमारे पास। हमारे पास जो बच्चों की संख्या है, इनरोलमेंट जो है 23-24 में वो 4.1 करोड़ बच्चे हैं हमारे पास। इसी तरह परिषदी में कहना है हमारे पास जो 1,32,000 स्कूल हैं और जो हमारे पास इनरोलमेंट है 1.48 हमारे पास इनरोलमेंट है 23-24 का। तो इसी के क्रम में कहना मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और आप लोग को जो भी सुन रहे हैं हमारे श्रोता, उनको इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूडाइस जो पोर्टल है वो 3 मॉड्यूल पर क्या नाम है विभाजित है। जैसे कि पहला मॉड्यूल बच्चे की इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे की इन्फॉर्मेशन उसका क्या नाम है, उसकी जो उसका एज ग्रुप क्या है, उसका एज क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी इन्फॉर्मेशन 2 पन्ने की बच्चों की इन्फॉर्मेशन आप लोग अपडेट करते हैं। उसके बाद जो टीचर की इन्फॉर्मेशन, टीचर की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग अपडेट करते हैं। उसका यूनिक कोड, एचएमएस कोड, वो कहाँ पोस्टेड है, कहाँ उसकी ज्वाइनिंग है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन आप अपने लॉगिन से अपडेट करते हैं, स्कूल की लॉगिन से अपडेट करते हैं। इसी तरह आप अपने स्कूल प्रोफाइल की, मतलब स्कूल में टीएलएम दिया जा रहा है, डीबीटी, वो आपको आप डीबीटी का पैसा दिया जा रहा है, आपको कहना आरटी का कहना पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद आपका जो इको क्लब है, आपका कहना है बेसिक चीजें जहां पर तो पेयजल है कि नहीं है, लैंड एबिलिटी है कि नहीं है, उन सब की स्कूल प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन वो कहना है आपके स्कूल प्रोफाइल में सेक्शन में आती है। उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को अपडेट करनी होती है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वही उसी डेटा से हम लोग यहाँ से पॉलिसी मेकिंग करते हैं और उसी डेटा पे आप सभी लोग को बजट भी प्रोवाइड करते हैं। सब हमने कुछ चीजें कहना आइडेंटिफाई की गई है जैसे यूडाइस में, जो आपसे हम शेयर कर लेते हैं। ये इसमें की पॉइंट है हमारे यूडाइस में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पीएबी जो भारत सरकार में जिससे हमको बजट मिलता है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। जैसे कि आपका बिल्डिंग स्टेटस, जर्जर भूमि उपलब्धता, कक्ष मतलब एडिशनल क्लासरूम, विद्युतीकरण, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, दिव्यांग शौचालय, एसएमसी की गठन, और आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्मार्ट क्लास है कि नहीं, आईसीटी, अभी आईसीटी के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से बताया गया था, उसकी भी इंफॉर्मेशन यूडाइस में डीसीएफ में आपके पोर्टल पे उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग
हम लोग मानते हैं। आंगनवाड़ी, जैसे सर ने अभी बात किया कि आंगनवाड़ी सेंटर है कि नहीं है, उसमें नामांकन है कि नहीं है, बाल वाटिका गठन है कि नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह बहुत सारी चीजें के नाम है आपको यूडाइज में भरना होता है, और वो इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास आती है। आने के बाद उसी पे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप सभी लोग को सभी लोग को पता है, इस पे आप लोग को फोकस करना है। इसी पे क्या नाम है फोकस कर पे आप इन्फॉर्मेशन जब अपडेट करेंगे तभी हमारे पास सूचना आएगी। और जैसे कि क्या नाम है सर ने बताया, मैम ने बताया कि ये यूडाइज कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमको प्रेजेंट करता है, मतलब एज अ स्टेट प्रेजेंट करता है हमको भारत सरकार के रैंकिंग में, जैसे पीजीआई की रैंकिंग में, सेकी की रैंकिंग में, और हमारे बहुत सारे के नाम है जो भारत पैरामीटर है जो कि यूडाइज से इंफॉर्मेशन लेते हैं और वहां से के नाम रैंकिंग निकालते हैं। तो इसी तरह आप सब लोग को ये जो इन्फॉर्मेशन है यूडाइज का जो डीसीएफ है बहुत ही अच्छे से अपडेट करना है, और इसकी सूचना हम लोग को अच्छे से जब आप लोग अपडेट करोगे तभी हम लोग प्रेजेंट कर पाएंगे। साथ में अभी आप लोग बहुत ज्यादा कह रहे हैं, अभी आप लोग ग्राउंड पे चीजें हो रही होंगी कि ड्रॉप बॉक्स में बच्चे बहुत पड़े हुए हैं। तो ड्रॉप बॉक्स में बच्चे के नाम है जो पड़े हुए हैं उनको आपको मार्क करना है। सपोज क्या नाम है कि कोई क्या नाम है बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है, तो वो ड्रॉप आउट आप उसको मार्क करना है। कोई बच्चा इंपोर्ट करना है, उसको आपने इंपोर्ट नहीं किया है, वो उसको इंपोर्ट करना है। कोई बच्चा क्या नाम है किसी दूसरे स्टेट में चला गया है और वो आपको मार्क करना है। कोई किसी बच्चे की क्या नाम अनहोनी उसकी डेथ हो गई है, वो क्या नाम मार्क करना है। तो ये सब चीजें मोटी जो चीजें हैं वो हम सब लोग आपको वीडियो भी शेयर कर चुके हैं। नहीं मिल रहा है तो नहीं मिला होगा आपको, तो दोबारा फिर से हम शेयर कर देंगे। और ये सभी चीजें आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें, और जब डेटा अभी सत्र शुरू जब आपका होगा तो वो उस सत्र में इन सब चीजों का जो पॉइंट हमने बताए हैं वो सब आप बहुत ही अच्छे से अपडेट करिएगा। बाकी सर मुझे यही कहना था। बाकी सर थैंक यू आपको थोड़ा टाइम देने के लिए मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू अजीम। आशा है कि ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, आपकी जानकारी को बढ़ाने वाला रहा होगा। हमेशा याद रखिए कि हम सब जिस विभाग में हैं, हमारा जो योगदान है वो एक व्यापक मिशन के लिए है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए है, अवसरों का सृजन करने के लिए है। और एक अवसर गंवा देना मतलब अवसरों की श्रृंखला गंवा देना है। निश्चय रूप से ही हम लोग बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके अवसर के लिए हम बेहतर प्रयास करेंगे। बच्चों के चेहरे पे आज भी मुस्कान रहे, आने वाले भविष्य में उनको बेहतर अवसर मिल सकें। हम निपुण लक्ष्य के साथ ही निपुण प्रदेश और ग्रेट कॉम्पिटेंट प्रदेश का सपना हासिल करें। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। जय शिक्षक।